नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो YouTube का सबसे यूनिक वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, सभी सब्जेक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन को सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पे लेने का प्रयास किया है और एक ही स्लाइड के अंतर्गत आप सभी के सभी चैप्टर का आनंद ले सकते हैं, सभी के सभी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बिना समय गंवाते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है क्या कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आचार्य नरेंद्र देव जो थे वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और ये इनका क्या है, फिगर है, यानी ये क्या थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने थे। चलिए दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। दूसरा स्लाइड क्या दिया है, श्री कृष्ण सिंह कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, जो ये श्री कृष्ण सिंह जी हैं और ये कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यह 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। तो और इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य और भी है, यानी बिहार श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आपसे ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी। और वो कब बने थे, 2 अप्रैल 1946 से अपनी मृत्यु 31 जनवरी 1961 तक क्या थे, वह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, बोला है 1857। देखिए, पहला जो हमने आपसे बताया है, यानी जो यहाँ पे टॉप 10 जो क्वेश्चन है, टोटल आपका टॉप 10 बिहार स्पेशल से है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट से मैंने लिया है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोला है 1857 के विद्रोह की पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई, यानी जो आपका 1857 का विद्रोह था वह पटना में किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी, तो यह पीर अली के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पीर अली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, यानी जो 1940 ईस्वी का जो कांग्रेस के रामगढ़ का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। और इनसे बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी यह अधिवेशन कब हुआ था, 1940 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अभी आपको पता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। चलिए सुपर फास्ट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारे मैराथन क्लास को लिया है, प्रैक्टिस सेट को लिया है, जो आपका पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग नहीं देखें तो एक बार उसको आप लोग देख लीजिए और यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग इसको रिवाइज करते हैं तो आपका स्कोर बेटर हो सकता है। बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ था, यानी जो बिहार है उसमें नुहानी वंश का जो उदय था वह किसके काल में हुआ था, तो सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। अब सिकंदर लोदी से जुड़े और भी कुछ बातों को देखते हैं। यानी बिहार के मध्यकालीन इतिहास में नुहानी वंश का उदय एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान क्या करता है, रखता है। अब क्यों रखता है, क्योंकि इसके उदय में सिकंदर लोदी 1479 से 1514 ईस्वी के शासनकालीन अवस्था में हुए राजनैतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार में 1938 में, यानी बिहार में 1938 ईस्वी में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था, तो कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। याद रखिएगा कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका छात्रों का टोली है और यही छात्रों की टोली जो आपका था वह क्या हुआ था, भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था, पटना में। यदि सन पूछता है तो 1938 में, कब, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, यानी स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। कौन थे, सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। अब इनसे कुछ और भी रोचक तथ्य क्या है, बिहार के पहले गवर्नर, यानी बिहार के पहले गवर्नर भी यही थे। क्या नाम था उनका, सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, जो 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि इनसे जुड़ी और भी क्या क्या तथ्य हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रिवीजन करवाऊंगा ही, और उनसे रिलेटेड जितनी भी आपके टॉपिक होंगे वो सभी के सभी टॉपिक को हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देंगे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी,
यानी बिहार की जो पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। यानी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कहा जाता है या जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आपका क्या दिया है, बोला है गांधी जी ने, यानी गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया? यानी जो गांधी जी हैं वो भारत में पहली बार जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कहां से स्टार्ट किए थे? तो आपको याद रखना पड़ेगा, वह चंपारण से शुरू किए थे। कहां से शुरू किए थे? चंपारण से शुरू किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा बिल्कुल सही आएगा, चंपारण आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में मिला? यानी किस राज्य में मिला? तो बिहार में मिला। यानी अल्पसंख्यक आयोग का जो संवैधानिक अधिकार है वो सर्वप्रथम किसको मिला था? बिहार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, बोला है निम्नलिखित। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम कच्चा रेशम उत्पादित करता है? यानी कौन सा राज्य अधिकतम कच्चा रेशम उत्पादित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी वह कौन सा राज्य होगा? आपका कर्नाटक होगा। और देश के कच्चे रेशम उत्पादन में कर्नाटक का योगदान कितना प्रतिशत है? यह 60%। यानी अकेले कर्नाटक का वो जो भागीदारी है वो कितना प्रतिशत का है? 60% का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, जामनगर। तो यहाँ पे आपका बॉम्बे हाई में जो आपका है तेल उत्पादक क्षेत्र है, डिगबोई में सबसे पहले क्षेत्र उत्पादक बना था, और यहाँ पे अंकलेश्वर में भी है, लेकिन जो आपका जामनगर है, जामनगर में आपका तेल का कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर है, यानी यह कहाँ पे है? सौराष्ट्र क्षेत्रफल में है। उससे कुछ और भी जुड़ी बातों का बात करते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल शोधक और पेट्रोकेमिकल्स परिसर का स्थान भी वहां पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मेघालय को कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक की समस्या होती है तो एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए, नहीं सर आप ये टॉपिक हमको नहीं आता है या हमें इंजॉय मिला है, क्योंकि आपका ये जो कमेंट होता है, सब्सक्राइब होता है, लाइक होता है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इतना मेहनत से हम आप लोगों के लिए वर्क करते हैं, तो अगर आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं दिल बड़ा खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। अब मेघालय से जुड़े और भी कुछ चीजों को हम बात करते हैं। यानी भारतीय राज्य मेघालय की राजधानी की बात करेगा तो ये शिलांग है, और अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड को इसे पूर्व का स्कॉटलैंड क्या किया जाता है? कहा जाता है। और यह उपनाम शहर सुरम्य परिदृश्य में आता है, जिसे लुढ़कती पहाड़ियां, हरी भरी हरियालियां, झरने, आमतौर पर ठंडा और सुखद मौसम शामिल होते हैं। यानी ये इसके लिए जाना जाता है। और यह शिलांग शहर के चारों ओर लुढ़कती पहाड़ियां स्कॉटलैंड के यूरोपीय बसने वालों को इस जगह की क्या करती है? याद दिलाती है। इसलिए मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कोलकाता जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी पे बसा है? यानी जो आपका ये कोलकाता है वो हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी से और भी कुछ तथ्य क्या है? यानी जो हुगली जिला है भारत के पश्चिमी बंगाल का राज्य है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल का राज्य है। और इन राज्यों में से एक क्या है? जिला है। और इसे वैकल्पिक रूप से हगली या हुगली भी कहा जाता है, जिसे जिले का नाम हुगली नदी के नाम पर भी रखा गया। यानी जो आपका ये जिला है यह हुगली नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? यानी कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? तो जो आपका यह केला है ये भूमध्य रेखीय फसल है। और केला से क्या क्या जुड़े तथ्य हैं? यानी जो केला प्रमुख है वो भूमध्य रेखीय फसल है। और भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण है रबड़, कोको, काली मिर्च, नारियल, तेल हथेली, सुपारी इसमें क्या है? शामिल हो जाते हैं। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? यानी भारत का पहला जो मिशन चंद्रयान था वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। यानी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही है, 22 अक्टूबर 2008। और इससे क्या जुड़े तथ्य हैं? यानी भारत ने अपना पहला चंद्रमा पे जाने वाले अंतरिक्ष यान 22 अक्टूबर 2008 को
लॉन्च किया। यानी यह जो था यह भारत का पहला मिशन था और 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया था। यानी यह 312 दिन के बाद पृथ्वी से इसका जो कनेक्शन था वह टूट गया था। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान प्रथम जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया था वह अभी भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, मतलब वह अभी भी चक्कर पृथ्वी के लगा रहा है और जिसके लिए वह भेजा गया था उसका चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? यानी भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है। और इससे क्या चीज और आपका है, यानी इस श्रृंखला की रचना कब हुआ था? 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। और इस श्रृंखला में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, लेड, सोना इत्यादि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? यानी कॉफी उत्पादन का सर्वाधिक यानी कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कर्नाटक द्वारा किया जाता है। और भारत में कुल कॉफी का उत्पादन क्षेत्र लगभग कितना है? 54% है। यानी कितना है? 54% हिस्सा है और ये कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी वह नदी है जो गंगा की सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। गंडक, गोमती, रामगंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ये गोमती है ये आपका क्या होता है? यह मैदानी क्षेत्र से निकलता है और यह पीलीभीत से निकलता है, पीलीभीत के गोमती ताल से। यानी जो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से क्या होती है? निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितना है? 900 किलोमीटर है। और ये सैदपुर नामक स्थान, सैदपुर नहीं, आप यहाँ पे आप कह सकते हो ये कैथी, यानी आपका क्या है? कैथी। यहाँ पे आपको याद रखना है कैथी। और कैथी आपका कहाँ पे पड़ता है? यह आपका गाजीपुर में पड़ता है। यानी गाजीपुर गाजीपुर के कैथी के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं पे एक बहुत अच्छा मंदिर है जो आपका क्या है, यानी मार्कंडे महादेव के नाम से फेमस है। तो अगर कभी आप बनारस में आइएगा, यदि आप कभी भी वहां पे जाइएगा तो आप मार्कंडे महादेव जी का दर्शन जरूर करिएगा। ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी जो सतलज नदी है वह भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यह आपका सिपकी ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। और जो सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी ला दर्रे में प्रवेश करती है। तो ये सब पॉइंट पे आपको याद रखना है कि जो सतलज नदी है वो तिब्बत से निकलती है और यह भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और जिले में सिपकी ला दर्रे में क्या करती है? प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एम के गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था? तो कहां पे किया गया था? बंबई में किया गया था। और एम के गांधी ने रॉलेट बिल के खिलाफ क्या किया था? बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया था। तो जो आपका यह एम के गांधी द्वारा सत्याग्रह का सभा का गठन किया गया, कहां पे किया गया? बंबई में किया गया। किसके लिए किया गया? रॉलेट बिल के खिलाफ किया गया था। क्रिप्ट मिशन, नेक्स्ट की बात करते हैं क्रिप्ट मिशन। अब क्रिप्ट मिशन क्या है आपका? कि मिशन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी निम्नलिखित कथन पे हमें क्या करना है? विचार करना है। डोमिनियन स्टेट वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही किया गया है। युद्ध के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के साथ एक संविधान सभा बुलाई गई जानी थी। ये आपका गलत है। भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में है। ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यानी जो क्रिप्ट मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था? भारत को में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? तो पहला व्यक्ति कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे थे। और आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। निम्नलिखित में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? यानी थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो मैडम ब्लावटस्की जी है। यानी कौन है? मैडम ब्लावटस्की जी है। और थियोसोफिकल सोसाइटी का आधिकारिक रूप से गठन कहां पे किया गया था? न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। और न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और ये 17 नवंबर 1875 को हेलेना पेट्रोनवा ब्लावटस्की कर्नल हेनरी
स्टील आलकोट, विलियम क्वान जज और 16 अन्य लोगों द्वारा क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में लोकप्रिय है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत अधिक बार ये पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वह शुभ नाम क्या है आपका? दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी को जाता है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दे रखा है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे और किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो नमक सत्याग्रह था, जिसे किसके द्वारा लागू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका 1894 में हुई थी और यह कांग्रेस की स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अगर पूछता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? यानी युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बारिंद्र कुमार घोष जी क्या थे? युगांतर के प्रथम संस्थापक थे और ये बारिंद्र कुमार घोष युगांतर से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो सबको पता है, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ए ओम ह्यूम। यानी जो ए ओम ह्यूम है, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी धरती पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा नहीं? यानी विदेशी धरती से कौन स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़े हैं? तो लाला हरदयाल जुड़े हैं, श्याम जी वर्मा भी जुड़े हैं, बीडी सावरकर जुड़े हैं। जो मौलाना मोहम्मद अली हैं वह नहीं जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली। यानी मोहम्मद अली एक भारतीय लेखक, विद्वान और लाहौर अहमदिया आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति थे। अगस्त 1947 के तुरंत बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, क्यों? यानी अगस्त 1947 के बाद उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, तो क्यों कहा जाने लगा? इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि भारत के लिए स्वतंत्रता हासिल की, बिल्कुल सही है। एक संत राजनीतिज्ञ थे, भारतीयों के लिए पिता तुल्य, ये आपका गलत है। एक छिड़ पिता की तरह दिखते थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में बेहतर जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह वह थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और वे आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। टोटल हमने आपको बताया था मित्रों कि टोटल हम यहाँ पे 50 एमसीक्यू का धुआंधार डिवीजन करेंगे और इस 50 एमसीक्यू के द्वारा हम अपने नॉलेज का लेवल भी चेक करेंगे। आप लोग यहाँ पे थोड़ा कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि टोटल हमारा स्कोर कितना जा रहा है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? यानी संवहन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो यहाँ पे संवहन की जो प्रक्रिया होती है वह आपका केवल द्रव और गैसों में होता है। संवहन क्या होता है? यानी संवहन का मतलब आपका होता है यदि किसी वस्तु को क्या किया जाए, गर्म किया जाता है, तो वह अपना स्थान छोड़ देता है, जिसे संवहन कहते हैं। तो ये किसमें आपका होता है? द्रव और गैसों में होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? यानी प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने मापा था। यदि गैलीलियो से बात बोलता है तो गैलीलियो ने क्या किया था? तो गैलीलियो ने जो गैलीलियो थे, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी और कैप्लर ने भी ग्रहों की गति संबंधी के बारे में बताया था। जो न्यूटन थे अपने गुरुत्वाकर्षण नियम के लिए जाने जाते हैं। जो आइंस्टीन है वो प्रकाश ऊर्जा समीकरण के लिए भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। यानी हमें क्या करना है? अदिश राशि चुनना है। देखिए अदिश राशि पहले होता क्या है? अदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल दिशा होती है, यानी जिसमें दिशा नहीं होता। यानी जो दिशा होता है यह आपका दिशा नहीं होता है, और दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। केवल क्या होता है मित्रों? परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा जो आपका है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो आपका संवेग है उसमें दिशा की आवश्यकता होती है, बल में दिशा की आवश्यकता होती है, आघूर्ण में दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। डायनमो एक यंत्र है जो पैदा करता है। यानी जो डायनमो है वह यंत्र है, क्या करता है? वह पैदा करता है, बदलता है। किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है। तो जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वे उष्मा के एक अच्छे कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही। यानी उष्मा को यह आपका ना तो बाहर से अंदर जाने देता है, ना तो अंदर से बाहर जाने देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि वे उष्मा के एक अच्छे कुचालक होते हैं।
नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? तो जो यूरेनियम है वह नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। जो रेडियम होता है वो शीतलक का काम करता है। जो डीजल होता है, कोयला होता है, इसका उपयोग हम उसमें नहीं करते हैं। सिलिकॉन क्या है? देखिए मित्रों, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। देखिए अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। यदि आपका क्या बोल दे कि अर्धचालक क्या होता है, तो जिसमें धारा का प्रवाह बहुत कम होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो कौन सी पाई जाती है? क्रोमियम में विषैली होती है। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो यह डायनामाइट से मिली थी। किससे मिली थी? डायनामाइट से मिली थी। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें उगाई जाती है? अब यहाँ पे आपका ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि सुपर फास्ट तरीके से आपका सारा का सारा रिवीजन हम करवाएंगे, तो यह ईवीएस से रिलेटेड है। तो बोला है कि गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती है, तो उसमें जो झुकाव जड़ है वह पाई जाती है। और गन्ना भारत की प्रमुख फसल है। तो भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गन्ना भारत की क्या है? प्रमुख फसल है। इसमें क्या होता है? झुकाव जड़ पाया जाता है, जिसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। भारत में कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? तो कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी सही है। नंदा देवी राज्य राष्ट्रीय विविधता रिजर्व ये भी सही है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव रिजर्व, गेट हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी क्या है? यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर समूह नहीं है? तो यहाँ पे कान्हा, काजीरंगा, सुंदरवन, केवलादेव। तो यहाँ पे जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला है अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो यह केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। और यह केरल में है और यह कितने वर्ग किमी में फैला? तो ये 55 वर्ग किलोमीटर की दूर में फैला है। और यहाँ पर पेड़ों और जीवों के प्रमुख क्षेत्र भी हैं, जिसमें हाथी, गौर, सांबर, हिरण इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सायोक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो यह किस देश में है? थाईलैंड में है। सायोक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? थाईलैंड के कंचन बुरी में इस राज्य में स्थित है। और यहाँ अनेक पर्वत, झरने, गुफाएं और अनेक हाथी, बाघ, जंगली सुअर, शेरू आदि में पाए जाते हैं। दोस्तों इतना टफ तो आपका क्वेश्चन नहीं बोलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अनामलाई टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है। अगर आपसे बोले कि अनामलाई टाइगर रिजर्व का आधुनिक नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और यह कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम के जिले में है। और यह सुनहरे हिरण, तेंदुए, जंगली हिरण और आपका भौंकने वाले हिरण, साधारण लंगूर आदि क्षेत्र में इसमें पाए जाते हैं या मिलते हैं। और यहाँ पश्चिमी घाट की 15 से 16 पक्षियां की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा 250 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो इतना ये विशाल आपका अभ्यारण्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो जो समसपुर अभ्यारण्य है वह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और ये समसपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रायबरेली जिले के सलोन के पास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 780 हेक्टेयर में है। और इसको देखने का समय नवंबर से मार्च के बीच में होता है। और यहाँ पंछियों की 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व कौन सा है? तो पहला वन्यजीव रिजर्व आपका कौन सा है? नीलगिरी है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी? तो यह 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। और कब हुई थी यह? यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में शुरू हुआ। और इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। और भारत में 17 प्रदेशों में जंगली हाथी भी पाए जाते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 50 है। बोला है
एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यानी सफेद एशियाई बाघ भारत के केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यानी यह केवल और केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका स्लाइड पूरा हुआ। कमेंट करके आप जवाब दीजिए जो हमने आज यह आपको कंटेंट बताया है, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, नहीं सर अच्छा लगा, इसी तरह का हमें डेली कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही।